बोथ आर ऑफ सेम टाइप, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक छोटा सा पॉइंट रिकॉल करवाना है। जहां से मैंने कुछ लिखवाया था कल के 2 पॉइंट से, वहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स आपने लिखे ना उसको अपने सामने रख लेना, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन अब मैं देने लगा। अगर किसी एटम में, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम यहां आप देखो, जो मैंने 3 एग्जांपल लिए ना, इन तीनों एग्जांपल में मैंने सेंट्रल एटम पे लोन पेयर रखा है। तो अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, कोई और जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना लोन पेयर उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो H+ आ, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये अपना लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। यहां H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैन बी H+, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैन बी एनीवन, लाइक अगर यहां पे मैंने BH3 रख दिया, यहां पे देख सकते हो बोरॉन पे 3 बॉन्ड पेयर है, यानी कि बोरॉन पे 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और तो अगर ये इसके सामने खड़ा हो गया, ये इसके सामने खड़ा हो गया, ये इसके सामने खड़ा हो गया, तो ये इसके साथ अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो बच्चों, जब भी कभी कोई ऐसा मजबूर इंसान हो जो हाइपोवेलेंट हो या जिसके ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल हो, अब एम्प्टी ऑर्बिटल पे फिर से वही कंडीशन, अगर सेकंड पीरियड का एटम है तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट मस्ट हो, लेकिन अगर कोई थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का है तो उसके सेंट्रल एटम पे एम्प्टी ऑर्बिटल तो हमेशा रहेगा। तो जब जब कभी कोई ऐसा मॉलिक्यूल बेचारा जिसके पास सच में ऑक्टेट की कमी है या फिर किसी और कारण से एम्प्टी ऑर्बिटल हो, इन शॉर्ट जो दूसरों के सामने इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हम इसे इसे जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको बोलते हैं लुईस एसिड। और जो लोग अपना लोन पेयर देते हैं, किसी को अपना लोन पेयर देते हैं, जो कोई अपना लोन पेयर देगा उसको कहते हैं लुईस बेस। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं लुईस बेस इज जो लोन पेयर डोनेट करे, लोन पेयर डोनर। यानी कि जब भी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते वक्त, जब भी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते वक्त जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है उसको बोलते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर को रिसीव करता है, यानी कि जो लोन पेयर को अकोमोडेट करेगा अपने ऊपर, दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड हु एक्सेप्ट लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल यहां बता दूं, मान लो कि ये BF3 है, और इसके सामने मैंने अमोनिया रख दिया, और ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आता है। अब आप ये देख सकते हो कि अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि बोरॉन पे 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन हाइपोवेलेंट है। तो अब ऐसे केस में नाइट्रोजन बोरॉन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा अपना लोन पेयर। तो मैं ये कहूंगा कि जब अमोनिया BF3 के साथ मिक्स होके ऐसा कुछ बना रही है, दिस इज कॉल्ड एडक्ट,
This is called Lewis base. This is called Lewis acid. लुईस बेस जो अपना लोन पेयर देगा, जो अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, और BF3 जो लोन पेयर रिसीव करेगा। तो अब सबसे पहले तो मुझे आपको बेसिक ये चीज बतानी है, कौन लुईस एसिड हो सकता है, कौन लुईस बेस हो सकता है। तो लुईस बेस की कंडीशन क्या है? सेंट्रल एटम पर इन ए मॉलिक्यूल one atom must have lone pair and complete octet. लुईस बेस के अंदर जिसके ऊपर लोन पेयर होगा, लोन पेयर भी होना चाहिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट भी होना चाहिए। जैसे वाटर, वाटर कैन एक्ट एज लुईस बेस। अगर कोई आपसे ये पूछे कार्बन के साथ यहां मैंने क्लोरीन लगाया और यहां एक लोन पेयर, नो डाउट हर बच्चे को यहां पे लोन पेयर दिख रहे हैं, पर सबसे पहले ये चेक करो क्या यहां पे जब सबके ऊपर लोन पेयर होगा तो क्या इन तीनों में से कोई ऐसा है जिसके ऊपर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो भले इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, भले इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो लोन पेयर होने के बावजूद भी हम इस पूरे को लुईस बेस नहीं कहेंगे। लुईस बेस तभी कहना है जब हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और सेंट्रल एटम पे आपको लोन पेयर तो जरूर दिखे, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां कार्बन पे भले ही लोन पेयर है, पर द पॉइंट इज क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, so CCl2 cannot be called as Lewis base. तो लुईस बेस कौन होगा? जहां सेंट्रल एटम पे लोन पेयर दिख जाए और उस मॉलिक्यूल के अंदर हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट दिखे, लुईस बेस। लेकिन यही कार्बन, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल आ गया, तो डेफिनेटली ये लुईस एसिड बन जाएगा। यानी कि अगर कोई कह दे कि लुईस एसिड कौन है, हु एक्सेप्ट लोन पेयर, or you can say that it must have, Lewis acid is the one who must have empty orbital. Empty orbital. तो लुईस एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? उसमें किसी ना किसी एटम के पास खाली ऑर्बिटल होगा। So CCl2 cannot act as Lewis base, but CCl2 can act as Lewis acid, as carbon has empty orbital. For example, क्या आपको इस मॉलिक्यूल में कहीं कोई ऐसा दिख रहा है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? क्या आपको बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिख रहा है? बिल्कुल हाइपोवेलेंट है, तो बोरॉन पे एम्प्टी ऑर्बिटल पक्का होगा। तो मैं कह दूंगा दिस H3BO3 कैन एक्ट एज लुईस acid as it has empty orbital on boron. तो लुईस एसिड जब लुईस बेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो हम कहेंगे एडक्ट बन गया।
और जब आपसे कोई ये पूछेगा ना लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, कौन लुईस एसिड कौन लुईस बेस, कहीं आपने अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना बैक बॉन्डिंग से। आपने बस ये देखना है अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाइपोवेलेंट है, हाँ जी जी ये लुईस बेस है, लुईस एसिड है सॉरी। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, उस पे लोन पेयर है, हाँ जी जी ये लुईस बेस है। अगर मैंने आपसे ऐसा पूछा ना SiCl4, अब ये बताओ सिलिकॉन पे ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, पर क्या सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होंगे? तो यस, इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड होने की कंडीशन है एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो किसी भी कारण से हो। तो आप बोलोगे SiCl4 कैन एक्ट एज लुईस एसिड क्योंकि सिलिकॉन हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अच्छा, अगर मैंने ये कहा होता CCl4, यहां कार्बन लगा दिया होता, सिलिकॉन की जगह कार्बन कर दिया होता, तो अब आप ये बताओ क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ है। तो क्या यहाँ पे कार्बन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है? नहीं है। तो क्या CCl4 लुईस एसिड का रोल प्ले कर सकता है? नहीं कर सकता। इट कैनॉट एक्ट एज लुईस एसिड बट इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड। सो लुईस एसिड लुईस बेस पहचानना बड़ा ही आसान है। सो लुईस एसिड होने के लिए सेंट्रल एटम पर कम से कम एम्प्टी ऑर्बिटल आपको जरूर दिखे, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल हमेशा दो कंडीशन में दिखेगा। अगर कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का है तो उसके ऑक्टेट की परवाह नहीं करनी, सीधा बोल देना एम्प्टी डी ऑर्बिटल। पर यदि कोई सेकंड पीरियड का एटम अपने पास एम्प्टी ऑर्बिटल रख रहा है और क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये लुईस एसिड बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं जो आपसे पूछूंगा ना उसके बारे में बताना। अब मैं आपको ऑर्गेनिक में लेके जा रहा हूं। ये बताइए आपने ऑर्गेनिक में अल्कोहल पढ़ा, एमीन्स पढ़े, अल्कोहल, एमीन। तो आप पहले ये बताओ इसको देख के कि आप इसे क्या कहोगे, क्या ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है? अल्कोहल कैन एक्ट एज लुईस बेस, amine can act as Lewis base. Why? Because both have the lone pair on them. They can coordinate to someone. So since both has lone pair on oxygen or at nitrogen, therefore alcohol or amine can act as Lewis base. अब मेरा सवाल है NH4+, क्या ये लुईस एसिड है? क्या ये लुईस एसिड है? चेक करो क्या इसमें किसी एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? एम्प्टी ऑर्बिटल। और ये देखो नाइट्रोजन की बात हो रही, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड वाले के पास एम्प्टी ऑर्बिटल कब आएगा? जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा।
जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट आपको दिख रहा है? नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या नाइट्रोजन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा? नहीं होगा। तो क्या ये लुईस एसिड है? नहीं है। सो इट इज नॉट लुईस एसिड। क्या ये लुईस बेस है? क्या इस पे लोन पेयर है? क्या ये लोन पेयर है? नहीं है ना। तो ना ये लुईस एसिड है, ना ये लुईस बेस है। इट कैनॉट एक्ट एज लुईस एसिड, इट कैनॉट एक्ट एज लुईस बेस। तो ये नहीं कहना अगर कोई लुईस एसिड नहीं है तो वो लुईस बेस होगा ही होगा। आपने ये नहीं कहना कि अगर वो लुईस बेस है तो फिर लुईस एसिड नहीं है। अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यहां पर आप सीधा ये कहोगे कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। Therefore, NH4 plus cannot act as Lewis acid. It also has no lone pair. Therefore, it is not Lewis base. अब ये बताओ, आपने ऑर्गेनिक में पढ़े हैं ईथर, दिस इज ईथर, इन द ऑर्गेनिक आपको पढ़ाया गया होगा। तो मुझे ईथर को देख के बताओ, आर का मतलब कार्बन चेन, कार्बन चेन। क्या ईथर लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा? इट इज लुईस बेस, यस, बिकॉज इट हैज लोन पेयर, सो इट कैन एक्ट एज लुईस बेस। अब मैंने ये आपको किस पर्पस के लिए सिखाया वो बताता हूं। अच्छा चलो ये बताओ, AlCl3 SnCl4 SO2 PCl3 तो अब एक चीज यहां से चेक करके बताओ, क्या ये लुईस एसिड है? क्या ये लुईस एसिड है? तो क्यों है? अगर है तो क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम का एक तो ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो गारंटीड नहीं होगा। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट भी होता तो भी एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का था, और थर्ड पीरियड का होने पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होते। यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ पीरियड वालों के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, बिकॉज ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड। So this is Lewis acid. It is electron deficient as well. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोला? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। और जब भी हम किसी को लुईस एसिड या लुईस बेस बोलते हैं ना, तो हमेशा सेंट्रल एटम को देख के डिसीजन ले लेते हैं, हमेशा सेंट्रल एटम को देख के डिसीजन ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते फिर क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो इसके पास लोन पेयर है तो ये लुईस बेस हो सकता है। तो हम जब भी डिसीजन लेंगे अपने रेफरेंस के लिए सेंट्रल एटम को देखते हैं। तो AlCl3 will act as Lewis acid। अच्छा अब यहां चेक करो, टिन
टिन कौन से पीरियड का है? टिन बिलोंग्स टू कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सिलिकॉन थर्ड, जर्मेनियम टिन, जर्मेनियम फोर्थ, टिन फिफ्थ पीरियड। तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा। सो दिस कैन एक्ट एज लुईस एसिड। क्या सल्फर होगा? बिल्कुल, क्योंकि सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, सल्फर बिलोंग टू थर्ड पीरियड, इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड। PCl3, yes, it can act as Lewis acid because phosphorus के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। Because it has empty d orbital on phosphorus। और एक चीज देखो, यहाँ पर फॉस्फोरस पे लोन पेयर भी है जो टिन में नहीं था, जो एल्यूमिनियम में नहीं था, सल्फर में नहीं था। इसलिए यहाँ पर आप ये तो जरूर कहोगे कि फॉस्फोरस विल एक्ट एज लुईस बेस। फॉस्फोरस कैन एक्ट एज लुईस बेस क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर भी है। सो बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस, so PCl3 can act as Lewis base as well। right? So टिन में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने के कारण लुईस एसिड है, सल्फर में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने के कारण लुईस एसिड है, फॉस्फोरस पे लोन पेयर आ गया, तो इसकी पहली प्रायोरिटी होगी कि ये लुईस बेस बने, पर जरूरत बनने पे ये अपना दूसरा रोल प्ले कर सकता है। पर जब जब उसके ऊपर लोन पेयर आ गया तो आप उसे प्रायोरिटी वाइज बोलोगे कि यार ये लुईस बेस ही है। अब यहां पे देखो, स्पेशल केस, सबसे पहले मुझे चेक करके बताओ, कार्बन को देख के तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बतानी है। कैन कार्बन एक्ट एज लुईस एसिड? कैन कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज लुईस एसिड? तो उसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। क्या आपने भी ये रीजन दिया उसको फॉल्स होने का? राइट? क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, बट रियलिटी में इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल देता हूं। यहां नाइट्रोजन पे चेक करो कितने बॉन्ड पेयर है। नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड दिख रहे? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। क्या सेकेंड पीरियड वालों के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होता है या नहीं होता है? जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो उनके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं। they should not act as Lewis acid, but in reality they can behave like Lewis acid। अब आप कहोगे क्या ये एक्सेप्शन है? ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक पॉइंट आपसे छुपा के रखा है। अब वो पॉइंट समझाने लगा और बहुत बढ़िया पॉइंट है काम का। इफ सेंट्रल एटम belongs to
second period, even with complete octet, but it has double bond or triple bond with more electronegative atom, then it will act as लुईस एसिड। ये पॉइंट मैंने छुपा के रखा हुआ था अभी तक, और जो आपके सामने अब मैंने लिख लिया। अगर कभी सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड दिख रहे, ऑक्टेट कंप्लीट, पर यदि उसने किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो फिर उस केस में आप उसे लुईस एसिड गिनोगे। यहां नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ, भले ही ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसे केस में आप बोलोगे कि ये लुईस एसिड है। इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड, इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड। अब ऐसा क्यों, बताने लगा क्यों ऐसा कहा, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लुईस एसिड होने की अब आपके सामने 4 कंडीशन रख दी मैंने। सेंट्रल एटम इफ हाइपोवेलेंट, central atom has empty d orbital, or central atom forming double bond or triple bond with electronegative atom. In such cases, लुईस एसिड कहलाएगा। सेंट्रल एटम को देख के आप डिसाइड करोगे मॉलिक्यूल विल एक्ट एज लुईस एसिड। यहां पर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या कार्बन? हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे, इससे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जब जाने शुरू होंगे तो कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ऑक्सीजन पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये जो मैंने साइन बनाया ना डेल्टा नेगेटिव, ये दिखाता है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। तो जब कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, तो ये कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है। जब ये ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचती है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये बताओ, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया तो क्या ये खुद को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा या इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा? क्या ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा या इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा? आप कहोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम खुद को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील कर सकता है ड्यू टू एनी रीजन, उसे लुईस एसिड का नाम मिल जाएगा। लुईस एसिड का नाम उसे मिल जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील हो रही है। तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन जनरेट होगा। पर कंडीशन है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे ये पूछा BeCl2, तो मुझे ये बताओ क्या ये लुईस एसिड है? क्या ये लुईस एसिड है? यह कंडीशन से है। यस, व्हाई इट इज लुईस एसिड?
क्योंकि यहाँ बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। क्या बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है? क्या बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है? यस। और सेकेंड पीरियड वाले के पास अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो उसके पास डेफिनेटली क्या होगा? जब सेकेंड पीरियड वाले का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उसके पास डेफिनेटली एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो बेरिलियम के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा? ऑब्वियसली एम्प्टी पी, क्योंकि बेरिलियम सेकेंड पीरियड का उसके पास 2d डज नॉट एग्जिस्ट। So yes, it is Lewis acid. तो जब आपको ये पहचानना आ गया कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है, तो अब मेरे लिए आपको जो मैंने पॉइंट कल लिखवाए थे वो समझाने आसान। अब वो पॉइंट समझने की बारी आई। क्वेश्चन इज हाउ टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ लुईस एसिडिक करेक्टर। मतलब आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा, आपके सामने 3-4 लुईस एसिड रख दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कौन सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, कौन सबसे वीक लुईस एसिड है। तो आपने निशानी ये रखनी है वेयर सेंट्रल एटम फील्स मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज मोस्ट एसिडिक। जहां सेंट्रल एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को लेके बेचारा बड़ा परेशान दिखे, वो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड दिखना चाहिए। तो जब भी आपने कभी ऐसा क्वेश्चन कंपैरिजन में आ गया, तब आपने ये जरूर देखना है वेयर सेंट्रल एटम which has empty orbital is getting better quality of back bonding। अब बैक बॉन्डिंग का रूल आएगा, that will be weak or weaker Lewis acid। मान लो मैंने आपके सामने ये रख दिया BH3, मैंने आपके सामने रख दिया BF3, BCl3, BBr3, सबसे पहले ये बताओ क्या ये सब लुईस एसिड की डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं? जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी 3, क्या तीनों कंडीशन को देख के ये सब लुईस एसिड की डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? वो 3 पॉइंट में से कितने पॉइंट इन्होंने सेटिस्फाई कर दिए? 1 2 3। क्या पहला पॉइंट हाइपोवेलेंट दिख गया आपको? बोरॉन था, चारों एग्जांपल्स में। क्या दूसरा पॉइंट भी फिट हो रहा है? बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, उसकी क्या निशानी आप अपनी कॉपी में हमेशा लिखोगे कि यदि बोरॉन सेकंड पीरियड का Cp है तो उसका ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट हुआ तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल गारंटेडली होगा। तो मैं बोलूंगा यहां पर ये चारों 2 कारणों से लुईस एसिड है। एक तो बोरॉन हाइपोवेलेंट है और दूसरा बोरॉन पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। डी तो बोल नहीं सकते। ऑल ऑफ देम आर लुईस एसिड। अच्छा लुईस एसिड वो होगा जो किसी दूसरे इंसान से इलेक्ट्रॉन मांगने भूखे की तरह चला जाए। अब सबसे पहले यहां चेक करो
अगर मैंने इन सबके सामने एक लुईस बेस रख दिया, अमोनिया, ये कह रहा है इन सारे भूखे इंसानों को आ जाओ मेरा लोन पर ले जाओ। तो क्वेश्चन ये है, कौन भूखे जानवर की तरह इसके ऊपर अटैक करेगा? जिसको सबसे ज्यादा भूख लगेगी, जिसको सबसे ज्यादा भूख लगेगी वो इस पे अटैक करेगा, और वो डिसाइड करेगा कौन अपने घर में सुखी से बैठा हुआ। कहां बोरॉन पर इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे कम है, वो वीकेस्ट लुईस एसिड। अब मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, पर क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है। ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है। अब मैं बैक बॉन्डिंग देखूंगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं। तो मुझे ये बताओ, ये वाले बोरॉन, इनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी है या इस बोरॉन की इलेक्ट्रॉन कमी आपको ज्यादा दिखेगी? कौन सा बोरॉन? 1 2 3 4, कौन सा बोरॉन बेचारा आपको ज्यादा लाचार नजर आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा है? वो कौन सा बोरॉन है? फर्स्ट, क्योंकि इनके पास तो बैक बॉन्डिंग की ऑप्शन भी है। तो अगर आपको पता कि इनसे बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये बोरॉन फिर भी कुछ हद तक इनका पेट भरा हुआ, पर ये बोरॉन कंगाल। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड ये हुआ। सो दिस इज मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू देम। अब अगर कोई हमें कहे कि इन तीनों में कंपेयर करो, तो अब आप बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी कंपेयर करो। बैक बॉन्डिंग की क्वालिटी, ये कौन सा पाई बॉन्ड है? क्लोरीन सेकेंड पीरियड का, बोरॉन सेकेंड पीरियड का, कौन सा पाई बॉन्ड है? 2p पाई 2p पाई। यहां पर कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है? कौन सा ऑर्बिटल किससे ओवरलैप कर रहे हैं? 2p पाई बोरॉन, 3p पाई क्लोरीन, 2p पाई बोरॉन, 4p पाई ब्रोमीन। तो मुझे ये बताओ, हमने जब कभी पुरानी क्लासेस में ये सीखा था, जैसे जैसे क्वांटम नंबर बड़ा होता जाएगा, क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग घटती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो किसको बैक बॉन्डिंग का सबसे जबरदस्त सुख मिल रहा है? सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग 2 में हो रही है। तो कौन सा बोरॉन इन तीनों में कौन सा बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी फील करेगा? कौन सा बोरॉन इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा फील करेगा? ऑब्वियसली 4th। इसलिए मैं बोलूंगा सबसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड ये है, उसके बाद ये सबसे वीक है। So order of Lewis acidic character will be 1 more than 4 more than 3 more than 2, क्योंकि in 1 there is no back bonding, but in 2 3 4 there is back bonding. And quality of back bonding 2p pi is better than 2p pi 3p pi, better than 2p pi 4p pi. So as quality of back bonding increases, strength of Lewis acidic character decreases. Strength of Lewis acidic character decreases. ध्रुव, आपका मानना बिल्कुल गलत है, BH3 एग्जिस्ट करता है। तो जब भी कभी ये जो मैंने पॉइंट लिखाया था ना, जहां सेंट्रल एटम जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है,
उसको बेटर क्वालिटी का बैक बॉन्ड मिलेगा, वो वीक लुईस एसिड होगा। और यही आपका मैंने कल पहले या 2 पॉइंट में से कोई लिखवाया था, आप ये चेक करो कहां पर ये लिखवाया था, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में कहां लिखवाया सेकंड पॉइंट में। यदि सेंट्रल एटम एम्प्टी ऑर्बिटल कैरी कर रहा है और उसको अपने घर में सुख मिल रहा है बैक बॉन्डिंग का, फिर वो पड़ोसियों का मुंह क्यों देखे? तो उसकी लुईस एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगी। आलोक शुक्ला, हम कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करते जब बैक बॉन्डिंग की बात होती है, तो आपका वाला पॉइंट नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल बैक बॉन्डिंग में कहीं नहीं देखा जाता, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का क्वालिटी सिर्फ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से कंपेयर करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग कंपेयर करते हुए आपने ये बताना है कौन बेटर लुईस एसिड, कौन वीक लुईस एसिड। तो अब मेरा सवाल आपसे फिर से यही होगा, बेरिलियम क्लोराइड और लेट्स से बेरिलियम क्लोराइड के बजाय लेट्स सपोज and let's compare CCl4 versus SiCl4. Who is better Lewis acid? Who is better Lewis acid? इन दोनों में से कंपेयर लुईस एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहले चेक करो दोनों में से कौन लुईस एसिड है भी है। पहली बात तो ये देखो, दोनों में से कोई लुईस एसिड भी क्या पता ना हो, पहला वाला तो लुईस एसिड ही नहीं। पहले तो ये चेक करना है कि जब आपको दोनों लुईस एसिड बोले, पहला वाला तो लुईस एसिड है ही नहीं, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, एम्प्टी ऑर्बिटल उस पे है नहीं, तो वो तो लुईस एसिड की कोई कंडीशन ही नहीं फुलफिल कर रहा। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं देखना था, सीधा बोल देना था दिस इज बेटर लुईस एसिड, दिस इज बेटर लुईस एसिड। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कंपेयर लुईस बेसिक कैरेक्टर, तब आपने हमेशा यूज करना है इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम gets involved in back bonding, its Lewis basic strength decreases. पिछले लाइन लुईस एसिड वाले ने बैक बॉन्डिंग के साथ मैंने क्या लिखी थी, सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, तो जितनी बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। अब लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, जितना सेंट्रल एटम पे एम्प्टी ऑर्बिटल को बैक बॉन्डिंग सराउंडिंग वालों की तरफ से मिलेगा, उतना वो कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, उतना वो अच्छा लुईस एसिड नहीं बनेगा। लेकिन यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि किसी मॉलिक्यूल में लुईस बेस का कंपैरिजन करना है
मान लो मैंने आपसे ऐसा पूछा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या ये लुईस बेस हो सकते हैं? लुईस बेस की डेफिनेशन में फिट हो रही? इनमें से कौन कौन लुईस बेस की डेफिनेशन में फिट हो रहा है? 1 2 3 तीनों। मान लो इनके सामने कोई आ गया इलेक्ट्रॉन देने वाला, H प्लस कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। अच्छा बेस वो माना जाएगा जो H प्लस को खुशी से आगे बढ़ के गले लगाए, H प्लस को खुशी से अपना लोन पर दे दे। पर क्या आपको यहाँ इसके अंदर लोन पेयर की बैक बॉन्डिंग दिख रही कहीं? हो सकती है। क्या आपको यहाँ इन तीनों में कहीं लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाता दिख रहा है? सेकंड और थर्ड में ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जा सकता है, ये लोन पेयर तो दोनों तरफ बैक बॉन्डिंग में जा सकता है। तो अब आप ये बताओ, जब ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में जाएगा तो ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी? सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में? थर्ड में ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। तो इसका लोन पेयर तो इनके साथ बिजी हो गया, क्या वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने लायक बचेगा जब वो पहले से सिलिकॉन के साथ बिजी है? तो किसका लोन पेयर H प्लस की तरफ अट्रैक्ट, मतलब H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन बेचैन है सबसे ज्यादा? वाटर। ऑब्वियसली एट ए टाइम एक जगह ही बैक बॉन्डिंग होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर जब दोनों तरफ से सिलिकॉन आपको दिख रहा है, लोन पेयर को तो दोनों तरफ जाने का रास्ता मिल गया ना। यहाँ लोन पेयर एक तरफ बैक बॉन्डिंग में जा सकता है, यहाँ दोनों तरफ जा सकता है, पर क्वेश्चन ये, यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे कम है H प्लस की, क्योंकि रिलेटिव कंपैरिजन। तो अब मैं क्या बोलूंगा, जहां लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, वहां वो अपना लुईस बेसिक कैरेक्टर वीक दिखाएगा। तो हम कहेंगे थर्ड इज वीकेस्ट लुईस बेस, देन सेकंड, देन फर्स्ट। जहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने की संभावना है, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, क्योंकि उसका लोन पेयर H प्लस के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा। ये एक तरफ से बिजी है, ये कह रहा मैं तो दोनों तरफ से बिजी हूं, आई एम सॉरी फॉर H प्लस। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, यही चीज आपने मुझे यहां बतानी है, मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया, A and B, which of them is weaker लुईस बेस? तो आप क्या जवाब दोगे? A and B में से कौन घटिया लुईस बेस? लुईस बेस वो जो अपना लोन पेयर H प्लस जैसे इंसान को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को जल्दी दे। तो आप क्या जवाब दोगे, रीजन क्या दोगे, क्यों आपको बी घटिया वीक बेस लगना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लोन पेयर सिलिकॉन के साथ एम्प्टी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, वो किसी तीसरे बंदे को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने लायक नहीं बचेगा। तो अब आपके लिए ये जो बेसिकली मैंने क्वेश्चन बताए आपको, अभी जितने भी मैंने डिस्कस किए, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जहां सेंट्रल एटम का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में बिजी हो गया, वो बेसिक कैरेक्टर में पीछे हो जाए, और जहां सेंट्रल एटम का एम्प्टी ऑर्बिटल अपने ही सराउंडिंग एटम से बैक बॉन्डिंग करके अपना पेट भर रहा हो, फिर वो लुईस एसिड अच्छा नहीं रहेगा। So this kind of the question are frequently asked in your exam. And now we are going to deal with new type of the bond. This topic is complete, back bonding. Now we are going to deal with a new type of the bond called bridge bond, which is of two types: 3 center 4 electron bond, 3 center
2 electron bond. 3 center 4 electron bond and 3 center 2 electron bond, and this 3 center 2 electron type bridge bond is called banana bond. अब हमारा टॉपिक चलेगा, पहले हम पढ़ेंगे। आनंद कुमार कह रहा है कल टेस्ट है, छुट्टी दे दो। आनंद तू जा सकता है यार क्लास छोड़ के, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, तो कम से कम बाकियों को पढ़ने दे। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, अब तो क्लास में ना भी आओ। सो ब्रिज बॉन्ड में सबसे पहले हम पढ़ने वाले 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन में। अगर आपको याद हो तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है तो वो 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई, दे आर गुड क्वालिटी ऑफ द बैक बॉन्डिंग। मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं AlCl3 की। सपोज आई एम टॉकिंग ऑफ, लेट्स से, हाँ इसी के एग्जांपल बहुत अच्छी परफेक्ट एग्जांपल है। मुझे ये बताओ क्या यहाँ एल्यूमिनियम लुईस एसिड है? क्या एल्यूमिनियम को देख के आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या ये लुईस एसिड है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और दूसरा थर्ड पीरियड का होने के कारण इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल वाला रास्ता हमेशा खुला है। बट वो अलग बात है, इस वक्त एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका तीसरा वाला p ऑर्बिटल अभी खाली है, इट हैज एम्प्टी p ऑर्बिटल। जैसे मैंने देखा हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो मतलब 2p और 1s तो बिजी है बॉन्ड बनाने में, तीसरा p खाली है, तो AlCl3 हैज एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑन इट। अब क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, और अगर क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये बैक बॉन्डिंग भी कर सकता था, इसी का लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में जाए। पर मुझे ये बताओ ये बैक बॉन्डिंग कौन सी पाई ओवरलैपिंग होगी? कौन सी पाई पाई ओवरलैपिंग है? विच पाई? एल्यूमिनियम कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। और एल्यूमिनियम और क्लोरीन कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। सो इट्स 3p पाई। This back bonding is 3p pi because they both belong to third period. Is it good quality of back bonding? ये होती back bonding अच्छी क्वालिटी। It's not good quality of back bonding. इसलिए यहाँ back bonding कभी नहीं बोली। तो ये तो यार बड़ा आसान तरीका हो गया, ये देखो, मतलब तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते एक डर्टी ट्रिक सामने आ गई। जब दोनों ही थर्ड पीरियड के हो जाए, कोई भी सेकंड पीरियड का ना हो, यहाँ पर देखो 2 नंबर आया ना कॉमन, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग में जब तक कोई सेकंड पीरियड का है फिर तो बैक बॉन्डिंग काउंट कर लेंगे। अगर दोनों में से कोई सेकंड पीरियड का नहीं है, कह देंगे पुअर बैक बॉन्डिंग, नहीं करानी हमने। यानी कि 2 एटम अगर दोनों सेकंड पीरियड के हों, दोनों में से कोई एक, या तो दोनों या कोई एक, तब तक तो बैक बॉन्डिंग काउंट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3p पाई बैक बॉन्डिंग है, which is not good quality of back bonding. Good quality of pi bond is either 2p pi or 2p pi 3d pi. So this is not a good quality of back bond. अब ऐसे केस में AlCl3 जब तक इसे कोई और मिल नहीं जाता,
तो ये दो भिखारी, मैंने भिखारी क्यों कहा? क्योंकि एल्यूमिनियम बेचारा हाइपोवेलेंट है। एल्यूमिनियम को अपना क्लोरीन किसी काम का नहीं लगा। एल्यूमिनियम को लगा यार तू कैसा है, तो मेरे साथ बैक बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता। लेकिन अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अब अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक नया रास्ता अपना रहे हैं। वो अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल को बुलाएगा, दोनों एल्यूमिनियम सलाह लेंगे, यार तू भी कंगाल है, मैं भी कंगाल हूं, कोई जुगाड़ करते हैं। कहता है एक जुगाड़ हो सकता है, अगर तुम अपने लोन पेयर को मेरे ऑर्बिटल में फेंक दो और मेरे लोन पेयर को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में फेंक दो। एम्प्टी ऑर्बिटल तो दोनों के पास है, तो वह कहता अपने लोन पेयर को मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवा दे, अपने लोन पेयर को मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवा दे। मेरे पास तो खाली ऑर्बिटल है, तेरे पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तूने अब मेरे साथ ऐसे बॉन्ड बना दे, तेरा भी घर पूरा, तेरे भी 4 बॉन्ड, मेरे भी 4 बॉन्ड। अगर कोई पूछे फायदा, विद्या निवास ने पूछा, तो घन चक्कर क्या पूछा, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फायदा नहीं दिख रहा। दूसरा 2-2 बॉन्ड बन रहे हैं, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। और सबसे अच्छी बात, एक वीक पाई बॉन्ड से मुक्ति मिली, उसके बदले में स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसका मतलब जहां बैक बॉन्डिंग का रास्ता नहीं दिखेगा, वहां मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर वो लुईस एसिड है, तो वो अपने सराउंडिंग वाले एटम्स की मदद से अपने को कोऑर्डिनेट करवा के अपना ऑक्टेट पूरा करने की पूरी पॉसिबिलिटी रखेगा। अब एक बच्चे ने बोला एल्यूमिनियम क्यों नहीं बॉन्ड बना लेते, तो क्या गधा क्वेश्चन पूछा जिसने पूछा। एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, खाली ऑर्बिटल, 2 खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो ये कहां से बॉन्डिंग कर लेंगे? बॉन्ड बनाने के लिए किसी के पास तो इलेक्ट्रॉन हो। क्या वाहियात क्वेश्चन पूछा कि एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ना एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है एल्यूमिनियम का बॉन्ड बनवा दो। तो लेजेंडरी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना। सो दिस काइंड ऑफ द बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना क्लोरीन ने एल्यूमिनियम के साथ बनाया, अब इसमें देखो, क्या आपने कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना सीखा था? कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना सीखा था। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉन उठा के एल्यूमिनियम को दोगे, तो यहाँ शेयरिंग करोगे, तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा? आप यहां पर ऐसा करोगे, तो मुझे बताओ एल्यूमिनियम पर जब मैं इसका इलेक्ट्रॉन उठा के एल्यूमिनियम को दे दूंगा नेगेटिव, क्लोरीन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे अब 2 लोन पेयर, यहां एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, क्लोरीन पे पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ इस बॉन्ड में ये जो बॉन्ड बना, यहां 1-2 इलेक्ट्रॉन जरूर है, पर वो दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किसने किए थे? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किसने किए थे? क्लोरीन ने, एल्यूमिनियम ने कुछ नहीं किया। यहां दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में किसने कंट्रीब्यूट किए? ऑब्वियसली किसने? क्लोरीन ने। अगर कोई पूछे क्लोरीन को क्या फायदा हुआ, क्लोरीन को यह फायदा हुआ, जो पहले एक बॉन्ड बना रहा था, यहां पे एक क्लोरीन के हिस्से में एक बॉन्ड था, अब क्लोरीन 2-2 बॉन्ड बनाए, और ज्यादा बॉन्ड बनाने से एनर्जी रिलीज होती है। पहली बात तो आप 2 मॉलिक्यूल को पास ला रहे हो, 2 मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन होगी, तभी पास आ रहे हैं ना, एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है यहां पे, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये पूरा बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जो 2 सेंट्रल एटम के बीच में खुद फिट हो गया एटम, मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो ब्रिज की तरह 2 एटम को कनेक्ट करे। इस बॉन्ड में कितने एटम्स इन्वॉल्व हो गए? कितने एटम्स इस पूरे बॉन्ड में इन्वॉल्व है? 3, 1, 2, 3 एटम्स के बीच का बॉन्ड, दैट इज वाई 3 सेंटर। 3 सेंटर का मतलब 3 एटम्स।
दिस इज वन ब्रिज बॉन्ड जिसमें 3 एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। और अगर कोई पूछे इस टोटल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, 4 एटम है, 1 2 3 4, इसलिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। सेंटर का मतलब क्या है यहाँ पे, एटम, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, क्योंकि यहाँ 3 एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब 3 एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा दिस बॉन्ड, ये जो ब्रिज बॉन्ड बना है, ये किस किस की ओवरलैपिंग से बना है। व्हाट यू कैन से दैट कि यहां पर अब एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट विल बी काउंटेड एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, sp3। यहां sp3, तो अब क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 sp3। तो अगर कोई मुझे कहे कि यहाँ पर sp3 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 3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, 3 ऑर्बिटल की, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो AlCl3 will exist as dimer. I will say AlCl3 exists as dimer and form Al2Cl6. Al2Cl6. So this is sp3, this is sp3, this is sp3। अब अगर कोई आपसे ये पूछे AlCl3 को बता के मैंने यहां पर आपके सामने एक और क्वेश्चन खड़ा कर दिया। आपको याद है कभी मैंने आपको एक ट्रिक वाले क्वेश्चन सिखाए थे, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन करके कुछ सिखाया था कभी? अगर आपको याद हो, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन करके कुछ ऐसी बातें उठी थी। अगर आपको नहीं याद तो मैंने रिवाइज करा रहा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स आर मैक्सिमम इन द सेम प्लेन। तो तब कुछ ऐसा सिखाया था, सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन सेम प्लेन। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 एटम्स आर इन द सेम प्लेन। ऐसी बातें उठी थी। नहीं सिखाया? ओके, पक्का नहीं सिखाया? झूठ बोल रहे हो, पक्का सिखाया? अच्छा ठीक है, तो मैं सिखा देता हूँ दोबारा। ओके, लेट मी टीच यू अगेन। चलो ध्यान से सुनना फिर, अब अच्छी चीज सीखने वाले हो, ध्यान से सुनना। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस के लायक होता है जब वो पूछते हैं कि एक ही प्लेन में कितने एटम हैं, कितने एटम डिफरेंट प्लेन में हैं, कितने एटम सेम प्लेन में हैं। ध्यान से सीखना, ठीक है? आई गॉट द पॉइंट कि नहीं सिखाया आपको। चलो ध्यान से समझ लो। सबसे पहले मुझे एक बार ये बताओ, इस एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इसकी राउंड ज्योमेट्री बता सकते हो? 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड। तो जब सेंटर के राउंड 4 बॉन्ड होते हैं तो कौन सी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। इसकी बताओ, टेट्राहेड्रल, दोनों की टेट्राहेड्रल। अब ये देखो दो टेट्राहेड्रल कैसे जुड़े हैं, लुक लाइक दिस। ये देखो, मैंने एक टेट्राहेड्रल पकड़ा, ये दो टेट्राहेड्रल पकड़े।
ये देखना ध्यान से, अगर मुझे ये बीच वाला 4 मेंबर का साइकिल बनाना है तो मुझे ऐसे जोड़ना पड़ रहा है। ये देखो, ये पेन ऐसे। अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ये आपको ये फ्रंट वाला क्लोरीन और ये बैक वाला क्लोरीन जहां पे दो पेन टकरा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये साइडों वाले क्लोरीन, इधर वाले क्लोरीन और इधर वाले क्लोरीन वर्टिकल प्लेन में दिख रहे हैं। वर्टिकल प्लेन जानते हो ना, राइट? तो मैं कहूंगा ये दोनों वर्टिकल प्लेन में है, ये दोनों वर्टिकल प्लेन में है, तो ये चारों हॉरिजॉन्टल में है और ये दोनों फिर वर्टिकल में। तो अगर कोई मुझे कहेगा कि इस ज्योमेट्री में, इस डायग्राम में मैक्सिमम कितने एटम सेम प्लेन में है, तो मैं बोलूंगा 6। क्यों 6? क्योंकि आपको ये दोनों वर्टिकल में दिखे, 1 2 3 4। ये जो सेंट्रल एटम है ये तो हर प्लेन का मेंबर है, क्योंकि सेंटर के अराउंड ज्योमेट्री है वो तो हॉरिजॉन्टल में भी गिना जाएगा, वर्टिकल में भी गिना जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहूंगा 6 एटम्स आर इन द सेम प्लेन। तो यहाँ जो क्लोरीन है ये एल्यूमिनियम से जुड़ी, ये क्लोरीन दोनों एल्यूमिनियम से जुड़े, दे आर फॉर्मिंग ए साइकिल। समझ में आई ये चीज कि कैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों सेम प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज अब मैं कोई देवी देवता तो हूं नहीं जिसके 10 हाथ पैर होंगे, है ना, अष्टभुजाधारी भी नहीं, तो मुझे अब एक कॉमन सेंस बताना। मान लो एक तीसरा टेट्राइडल यहाँ खड़ा करना है इसके सामने और साइकिल बनाना है, यहाँ पे तीसरा साइकिल बनाना है। सपोज अब मैं इसे ऐसे दिखा रहा हूं, ये देखो, ये वर्टिकल प्लेन में था तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में थे, एक आपकी तरफ था और एक आपसे बोर्ड के पीछे था। अब अगर सपोज करो एक साइकिल और बनाना हो यहाँ पे किसी आर्बिट्ररी सिचुएशन में, एज्यूमिंग कि ऐसा है नहीं, बताने लगा हूं कि यहाँ पर किसी तरह एक और साइकिल बनाना, तो ये जब वर्टिकल प्लेन में है तो इसको भी तो वर्टिकल प्लेन में होना पड़ेगा, तभी तो रिंग बनेगी पूरी। क्योंकि अगर ये वर्टिकल प्लेन में हुआ और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ तो साइकिल कैसे बनेगा वो? समझ में आई ये चीज कि अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है साइकिल, ये कहना चाह रहा हूं अगर एक साइकिल ऐसे बनी, अगला बॉन्ड ऐसा है, तो अगला साइकिल भी तो ऐसे बनेगा। साइकिल तो तभी बनेगा ना अगर ये वर्टिकल प्लेन में तो सामने वाले दो भी वर्टिकल प्लेन में, ऐसे हुए तो साइकिल कैसे बनेगा? इसका मतलब जब भी कभी आपके सामने एक साइकिल, दो साइकिल, 4 मेंबर्ड रिंग दिख रही हो ना, ऐसे ऑल्टर, मतलब एक के साथ एक, तो पहली रिंग अगर वर्टिकल में होगी दूसरी हॉरिजॉन्टल में होगी, फिर अगली वर्टिकल में, फिर हॉरिजॉन्टल में, फिर वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, प्रोवाइडेड हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तभी तो ऐसा होता है, दो बॉन्ड का प्लेन अलग होगा, दो बॉन्ड का प्लेन अलग होगा, तभी तो होता है। टेट्राहेड्रल के अलावा तो कहीं नहीं होता। तो अगर कोई आपसे, मान लो मैंने ऑर्गेनिक का सवाल पूछ लिया ना कभी, कि मान लो मैंने कार्बन दिखा दिया ऐसा, कार्बन तो बहुत कुछ करता है ना ऑर्गेनिक में, आपने देखा ही है, और मैंने पूछा बताओ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, तो आपने क्या काम करना है, अगर ये वर्टिकल प्लेन में तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो फिर ये अगर वर्टिकल प्लेन में आ गए दो बॉन्ड, ये भी वर्टिकल में रहेगा, अब ये बाहर और ये अंदर, यानी कि अगर ये साइकिल हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये वर्टिकल प्लेन में, तो फिर ये वर्टिकल बॉन्ड, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल। तो अब आप बताओ क्या आपको ये वाले दोनों और ये वाले दोनों सेम प्लेन में दिखेंगे? तो अब आप कहोगे ये टर्मिनल हाइड्रोजन और ये टर्मिनल हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में है। तो इन शॉर्ट डर्टी ट्रिक इज, अगर साइकिल
इवन नंबर हो गई, इवन नंबर पर 4 मेंबर, इवन नंबर, तो फिर उस केस में बोलोगे डिफरेंट प्लेन में ये दोनों। और अगर साइकिल ऑड नंबर दिखी एक, फिर ये दोनों सेम प्लेन में दिखेंगे। क्या ये चीज समझ आ गई? इफ साइकिल इज ऑड नंबर तो फिर बोलना है ये और ये सेम प्लेन में, और अगर साइकिल इवन नंबर आ गई 1 एंड 2 तो फिर कहना है ये और ये अलग प्लेन में होंगे। ये अगर वर्टिकल प्लेन में तो फिर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अब मान लो कोई रेक हुआ हो कम वाला, उसके लिए अब एक इवन डर्टीएस्ट ट्रिक, ऐसा दे दिया और उसे पूछ लिया बताओ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। तो वैसे तो शानदार जो स्मार्ट बच्चे हैं उन्होंने आंसर निकाल देना, उन्होंने कह देना सर ऑड नंबर है, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, पक्का ये दोनों सेम प्लेन में है। तो ये देखो मैं क्या करने लगा हूं, वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 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 वर्टिकल 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 हॉरिजॉन्टल 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 वर्टिकल वर्टिकल। तो मैं यहां से ये देख लूंगा ये भी वर्टिकल में आया, ये भी वर्टिकल में आया, क्योंकि साइकिल हमेशा सेम प्लेन में होती है। अगर ये पूरी साइकिल हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो फिर ये पूरी साइकिल वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फिर ये दो बचे बॉन्ड वर्टिकल में, ये भी वर्टिकल प्लेन ये भी वर्टिकल प्लेन। समझ आई ये चीज? कि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए कि बताओ भाई ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या डिफरेंट प्लेन में होंगे या सेम प्लेन में होंगे, तो आप कहोगे ये और ये सेम प्लेन में। तो अगर किसी ने आपके सामने ऐसे पूछ लिया तो अब ध्यान से सुनना, सीधा भी आंसर नहीं बनाना, अपनी कोशिश नहीं करनी, मुझे सिखाना है कुछ, हैव पेशेंस। जहां मैंने डबल बॉन्ड बनाया है वहां एक साइकिल मान लेना, ये मान लेना कि ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, ये ऐसे इमेजिन करना है कि एज्यूम इट कि जैसे साइकिल साइकिल साइकिल। अब जवाब देना कितनी साइकिल बन गई, इवन या ऑड? 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल 5 साइकिल, क्या बन गई? ऑड। तो अब मैं पूछूंगा क्या ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में? तो आप बोलोगे यस। तो आप बोलोगे ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड सेम प्लेन में है। तो अगर मैंने कहा ये वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में, तो फिर ये साइकिल आ गई हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फिर ये पूरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 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 वर्टिकल वर्टिकल। एलीन में सिखाया था, चिंटू ने कहा एलीन में सिखाया था, तो इसका मतलब मैंने करवाया था। पता नहीं चिंटू कह रहा है उस आपकी क्लास में कि सर आपने पढ़ाया हुआ था, नहीं पढ़ा है तो चिंटू को मारो। तो बेसिकली ये जो हम करते हैं ना सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन वाली स्टोरी, ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अब आपको सिखा दी। अब यहाँ पे मुझे एक लास्ट चीज बता के फिर छुट्टी करूंगा। सबसे पहले तो ये चीज, अगर मैं आपको यहाँ के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बता दूं, आपको डाटा बताने लगूं, याद नहीं करना डाटा, यहाँ का एंगल θ1 और यहाँ का एंगल θ2, डाटा याद नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज करने लगा। डाटा शायद किसी और मॉलिक्यूल का था, बट मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं।
θ1 is less than θ2, ये इंफॉर्मेशन सपोज आपको गिवन है, सपोज, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ ये वाली बॉन्ड लेंथ अगर x है और ये बॉन्ड लेंथ y है, इसको बोलते टर्मिनल बॉन्ड, इसको बोलते ब्रिज बॉन्ड। अब आपको पता ही है दिस इज ब्रिज बॉन्ड एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बॉन्ड। अब मुझे आपसे ये पूछ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता है, क्या मोर इज द एस कैरेक्टर इन ए बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ, more is the S character in a bond, smaller the bond length, and this equation जो मैंने आपके सामने कभी ड्रैगोज रूल या बेंट्स रूल पढ़ाते वक्त इक्वेशन यूज की थी, more is the bond angle, more is the S character। इस इक्वेशन की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर एस कैरेक्टर मान लो 50% है, हाफ हाफ, तो ये एंगल 180 आएगा, और अगर ये एस कैरेक्टर 33% है यानी कि 1/3 पुट कर दो तो ये कॉस थीटा की वैल्यू 120 आएगी। यानी कि जब 180 डिग्री का एंगल हो, हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो 50% एस कैरेक्टर है, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री तो 33.3% एस कैरेक्टर होता है। तो मेरी क्लास के हर बच्चे को ये चीज हमेशा ब्लड में समा जानी चाहिए कि भाई जितना बॉन्ड एंगल घटेगा, अगर बॉन्ड एंगल घटेगा तो फिर एस कैरेक्टर भी घट रहा है। अगर किसी बॉन्ड के अंदर एस कैरेक्टर घटेगा तो वहां का बॉन्ड एंगल भी छोटा होगा, और जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ घटती है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यदि यहाँ का बॉन्ड एंगल θ1 आपको ये दे दिया जाए कि ये एंगल छोटा है, छोटा, तो एल्यूमिनियम का एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में, ये वाले बॉन्ड में, ब्रिज बॉन्ड में, ब्रिज बॉन्ड के अंदर अगर ये एंगल छोटा है, थीटा की वैल्यू स्मॉल, 180 से 120 लाइक और छोटा कर दिया, एंगल जितना छोटा एस कैरेक्टर कम या ज्यादा। यहां से देखो एंगल घट गया तो एस कैरेक्टर घट गया, तो अगर ये एंगल छोटा हुए तो जिस तरफ एंगल छोटा होगा वहां एस कैरेक्टर कम होगा। यानी कि एल्यूमिनियम का एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में कम है और एल्यूमिनियम का एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में ज्यादा है, राइट? अब ये बताओ जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो यहां पे अगर मैंने पूछा y और x का कंपैरिजन करो तो आप क्या जवाब दोगे? विच बॉन्ड विल बी लॉन्गर बॉन्ड? वो बॉन्ड लंबा होता है जहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो आप कहोगे क्योंकि ये एंगल छोटा है तो इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम होगा, और क्योंकि इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम है तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ बड़ी है। जब मैं इस ब्रिज बॉन्ड की बात करूं तो मैं इस पूरे बॉन्ड की बात कर रहा हूं, पूरे बॉन्ड। तो मैं कहूंगा दिस बॉन्ड इज लॉन्गर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज शॉर्टर बॉन्ड बेस्ड ऑन दिस एंगल। सो आप ये सीधा कह दोगे क्योंकि θ1 θ2 से छोटा है तो Al ब्रिज क्लोरीन में, इसका नाम रख रहा हूं ब्रिज क्लोरीन, ब्रिज वाली, और इसको बोलते टर्मिनल क्लोरीन, किनारे वाली टी क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम का बॉन्ड ब्रिज वाला इज मोर इन लेंथ देन एल्यूमिनियम Cl टर्मिनल बॉन्ड, क्योंकि यहां एंगल छोटा है और जहां एंगल कम वहां एस कैरेक्टर कम, और जहां एस कैरेक्टर कम वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा।
bond angle proportional to S character inversely proportional to bond length. तो जहां का एंगल छोटा वहां का एस कैरेक्टर छोटा पर वहां की बॉन्ड लेंथ बड़ी। तो ये ब्रिज बॉन्ड लॉन्ग है और ये टर्मिनल बॉन्ड शॉर्ट है, राइट। विद दिस I am going to end up the meeting. So we'll be meeting you in the next class. Thank you so much and have a nice day ahead. Chutti.